लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। और पिछले लेक्चर में हमने की थी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट। ठीक है। और हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में डिस्कस किया था कि बिस्मार्क जो कि आपके थे, पहले पीएम थे और फिर बाद में चांसलर बन गए थे रशिया के। उन्होंने 1862 में चांसलर बनने के बाद ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी दी थी। और उस ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी की प्रिंसिपल्स पे हमने देखा था कि उसने कैसे यूनिफाई किया था जर्मनी को। ठीक है। अब एक तो ये क्वेश्चन आता है आपके पास पेपर में कि व्हाट रोल वाज प्लेड बाय बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। फिर आपके पास इसी इंसान के ऊपर एक नया क्वेश्चन आता है, वो आता है कि बिस्मार्क की पॉलिसीज का एक एनालिसिस करें। ठीक है, कि बिस्मार्क की क्या पॉलिसीज थी। अगर वो आपको कहता है कि सिर्फ स्पेसिफिकली वो कह देता है कि ब्लड एंड आयरन पे बात करें, तो आप ब्लड एंड आयरन पे बात करेंगे 1862 से 1871 तक। अगर वो आपको कह देता है कि जी बिस्मार्क की 1871 से लेकर 1890 तक की पॉलिसीज पे डिस्कशन करें, तो आपके लिए ये कंप्लीटली एक नया क्वेश्चन है। ठीक है। या फिर अगर वो आपको जर्नल हॉलिस्टिकली कह देता है कि बिस्मार्क की पॉलिसीज पे एक कंप्लीट नोट लिखें, तो फिर आपने ये चीज को अंडरस्टैंड करना है कि बिस्मार्क की पॉलिसीज स्टार्ट होती हैं 1862 से। 1862 से 1871 तक आपका फेज वन है। और 1871 से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बाद से एज द चांसलर ऑफ जर्मनी 1871 से 1890 तक वो चांसलर रहता है। ये उसकी उसकी पॉलिसीज का फेज टू है। तो आपने दोनों फेजेस को डिस्कस करना है और तब आपके जाके क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो आपने क्वेश्चन के लिहाज से इस अपने आंसर को चेंज करना है, मोल्ड करना है। अगर हम अब यूरोप को पोस्ट 1871 डिस्कस करें, पोस्ट 1871 से क्या मुराद है कि आपके पास इटली और जर्मनी यूनिफाई हो गए हैं। ठीक है, इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए काफी अरसा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा है। वो 1848 की रेवोल्यूशन में भी हमें नजर आया, 1830 की रेवोल्यूशन में भी नजर आया। वो आपके पास 1848 की रेवोल्यूशन के बाद मेटरनिस्ट सिस्टम खत्म होने के बाद इन द फॉर्म ऑफ वॉर्स, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल्स, हमें यूरोप में वो यूनिफिकेशन का प्रोसेस नजर आता रहा। लेकिन 1871 के बाद बिस्मार्क जब चांसलर बनता है जर्मनी का, तो 1871 से 1890 तक बिस्मार्क सिंगल हैंडेडली पूरे के पूरे यूरोप की जो पॉलिसी है उसको डिक्टेट भी करता है। वो हम चाहे 1878 की हमने ईस्टर्न क्वेश्चन में कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्लिन देखी हो, बिस्मार्क उसमें अपना रोल प्ले करता है। वो कुछ भी आगे पॉलिसीज होंगी, वो चाहे अलायंसेज हों, बिस्मार्क उसमें अपना रोल प्ले करता है। वो चाहे आपकी सोशलिज्म को काउंटर करने की एक मूवमेंट हो, वो बिस्मार्क उसमें अपना रोल प्ले करता है। अल्टीमेटली 1890 में जाके बिस्मार्क रिजाइन करता है। हम इसको भी देखेंगे कि बिस्मार्क ने रिजाइन क्यों किया। कि उसकी पॉलिसीज के शिफ्ट की वजह से उसका रिजाइन आया था। उसके उसके ऊपर जो रूलर था फ्रेडरिक विलियम वन, जब वो मरता है उसके बाद फ्रेडरिक विलियम टू आता है। तो वो अपनी पॉलिसीज को चेंज करता है, जिसके साथ बिस्मार्क अनॉय होता है और वो रिजाइन कर देता है। हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर हमने ईस्टर्न क्वेश्चन को देखा कि 1871 के बाद हमें ईस्टर्न क्वेश्चन अभी भी चलता नजर आ रहा। हमने ईस्टर्न क्वेश्चन के डिफरेंट फेजेस डिस्कस किए, जिसमें हमारे पास वो चाहे हो आपका रशिया का कॉन्फ्लिक्ट ऑस्ट्रिया के साथ, हमारे पास चाहे क्राइमियन वॉर हो, हमारे पास उसमें बेशक आपकी ग्रीस की इंडिपेंडेंस आ जाए, हमारे पास सर्बिया की रिवोल्ट आ जाए, वो चल रहा था। बट ईस्टर्न क्वेश्चन सर्बिया या ग्रीस की इंडिपेंडेंस पे आगे खत्म नहीं होता, ईस्टर्न क्वेश्चन आगे प्रोलॉन्ग करता है। और 1877 में हमने रूसो टर्किश वॉर देखी, जिसको हमने डिस्कस किया। और रूसो टर्किश वॉर के बाद आपकी ट्रीटी ऑफ बर्लिन होती है 1878 में साइन, जिसके अंदर मल्टीपल आपके बाल्कन कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिलती है। वो चाहे सर्बिया हो, वो चाहे आपका रोमानिया हो, वो चाहे बल्गारिया हो। ठीक है, इन कंट्रीज को आपकी इंडिपेंडेंस मिलती है इन 1878। तो आपका ईस्टर्न क्वेश्चन यहाँ पे चलता रहता है और ईस्टर्न क्वेश्चन आगे भी चलेगा इन द फॉर्म ऑफ बोस्नियन क्राइसिस। आपका 1908 का बोस्नियन क्राइसिस आता है, जिसमें अगेन ऑटोमन में जब चेंज होती है पावर, तो उसके बाद बोस्निया में कॉन्फ्लिक्ट आता है। फिर आपके पास ईस्टर्न क्वेश्चन 1912 और 1930 में फिर इमर्ज करेगा। 1912 और 13 में ये कब होता है, यहाँ पे बाल्कन लीग बनती है 1912 में। और बाल्कन लीग बनने के बाद अगेन आपका ऑटोमन एम्पायर जो है वो अटैक कर देता है बाल्कन लीग के कंट्रीज पे, जिसमें रशिया इनको सपोर्ट करने आ जाता है और ये कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये आपकी सारी ईस्टर्न क्वेश्चन की डिबेट हमें पोस्ट 1870 भी यूरोप में नजर आती है। और इसकी आखिरी फॉर्म होती है ऑस्ट्रिया सर्बिया का कॉन्फ्लिक्ट, जो कि 1914 में होता है।
और जिसके बाद बेसिकली आपकी वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होती है। तो यूरोप में 1870 के बाद एक तो बिस्मार्क का कंट्रोल चल रहा है, दूसरा ईस्टर्न क्वेश्चन पैरेलल में चल रहा है, और तीसरी चीज आपकी 1870 से 1914 का जो टेन्योर है उसको कहा जाता है कि ये बेसिकली सारा सेटअप हो रहा होता है फॉर वर्ल्ड वॉर वन। तो इसमें जो कुछ हो रहा होता है वो सब कुछ कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन बन जाता है, वो चाहे बिस्मार्क की पॉलिसीज हो, वो चाहे बिस्मार्क का अलायंस सिस्टम हो, वो चाहे बोस्टियन क्राइसिस हो, वो चाहे ट्रीटी ऑफ बर्लिन हो, वो चाहे आपका बाल्कन क्राइसिस हो, whatever is happening in the Europe after 1870, वो सारी अल्टीमेटली आपकी कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन बनती हैं। और आपका ये एक पूरे का पूरा क्वेश्चन बन जाता है जो कि होता है कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन एंड इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के हमारे लेक्चर का एजेंडा क्या होगा? आज के लेक्चर का एजेंडा होगा पॉलिसीज ऑफ बिस्मार्क। वो फेज वन और फेज टू में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। फेज वन हम डिस्कस कर चुके हैं, हम फेज वन पे दोबारा टाइम नहीं जाया करेंगे। मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि फेज वन में हमारे पास 1862 में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी आती है। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी में आपके पास बिस्मार्क कहता है कि हम वॉर्स करेंगे, हम स्पीचेस से यूनिफिकेशन नहीं करेंगे, जिसमें 1864 में आपके पास पहली डेनिश वॉर होती है, जिसमें डेनमार्क के साथ श्लेस्विग और श्लेस्विग, इसको मैं क्विकली आपको आइडिया दे देता हूँ। श्लेस्विग और हॉलस्टीन होते हैं, उसमें से एक हॉलस्टीन आपका उसके ऑस्ट्रिया के पास चला जाता है, श्लेस्विग डेनमार्क के पास चला जाता है। फिर 1866 में आपके पास ऑस्ट्रिया और प्रशिया की वॉर होती है, जिसमें हॉलस्टीन बिस्मार्क ऑस्ट्रिया से ले लेता है। और लास्ट बैटल होती है 1870 में फ्रांस और प्रशिया की, जिसमें आपके पास एल्सेस लोरेन कैप्चर कर लेता है बिस्मार्क फ्रॉम फ्रांस। तो ये आपकी होगी 1862 से 1871 तक की पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ठीक है। अब अगर हम इसके दूसरे पार्ट पे आए, विच इज के आपकी बिस्मार्क की 1871 से 1890 तक की पॉलिसी क्या है, पोस्ट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पॉलिसी क्या है, तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हम करेंगे कि बिस्मार्क की डोमेस्टिक पॉलिसी क्या है। ठीक है, बिस्मार्क की एक डोमेस्टिक पॉलिसी है जो कि जर्मनी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जर्मनी को स्ट्रेंथन करने के लिए होती है। और दूसरी पॉलिसी इसकी होगी फॉरेन पॉलिसी, जिसमें बिस्मार्क फ्रांस को आइसोलेट करेगा, अपनी अपनी दूसरे कंट्रीज के साथ अपनी अलायंसेस स्टैब्लिश करेगा, अलायंस सिस्टम होगा पूरा बिस्मार्क का। ठीक है, तो ये फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी में हम इसको डिस्कस करते हैं। अब अगर हम डोमेस्टिक पॉलिसी में बात करें तो बिस्मार्क ने एक चीज का डिसाइड किया कि मैंने अब यूनिफिकेशन तो जर्मनी की कर लिया, बट इस यूनिफिकेशन को सस्टेनेबल बनाने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत है कि मुझे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। मुझे अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की जरूरत है। तो वो जो ब्लड एंड आयरन था उसका कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होती है कोल्ड एंड आयरन में, और बिस्मार्क बेसिकली अपने जर्मनी को इंडस्ट्रियलाइज करना शुरू कर देता है। सिमिलरली बिस्मार्क कहते हैं कि ट्रेड को इम्प्रूव किया जाए। हमने यूनिफिकेशन में देखा कि जो अब आपकी कस्टम यूनियन बनी थी जुल्वरीन के नाम से, उसमें आपकी कस्टम यूनियन को देख के लोगों ने रियलाइज किया कि अगर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी तो आपकी इंडस्ट्रियल, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और अल्टीमेटली उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया कि हमें जरूरत है कि हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करें और एक दूसरे के साथ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को भी इंश्योर कराएं, ताकि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, हमारी ट्रेड ज्यादा हो, हमारी एक दूसरे के साथ हमारी बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। ठीक है, तो ये जो एक आइडिया था बिस्मार्क ने इसको अपने यूनिफिकेशन के बाद प्रमोट किया कि इंडस्ट्रियलाइज करो, ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा आपस में करो। और हम इसको देखेंगे कि बिस्मार्क ने ट्रेड के लिए एक बर्लिन बगदाद ट्रेन का भी आइडिया दिया कि बर्लिन से बगदाद तक, ठीक है, इराक तक ये बेसिकली ट्रेड जाने की बात की, जो कि बिस्मार्क की पॉलिसीज का पार्ट भी था। ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें आपके पास रोड्स, आपके पास रेलवेज, इनको स्टैब्लिश करने की बिस्मार्क ने अपनी, अगेन ये आपको वही पॉलिसीज नजर आ रही है जो आपके काउंट केवूर ने पीडमोंट सार्डिनिया के लिए की थी। ठीक है, काउंट केवूर ने यही सारी पॉलिसीज पीडमोंट सार्डिनिया के लिए भी अप्लाई की थी। फिर उसके बाद एट होम उसने दूसरा स्टेप क्या लिया कि यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है कि कार्ल मार्क्स ने अपनी, मुझे बॉल पेन चेंज कर लेने दें, कार्ल मार्क्स ने अपनी कम्युनिज्म की जो थ्योरी है वो दे दी है, और कम्युनिज्म को एक राइज मिली हुई है थ्रू आउट द यूरोप। अब बिस्मार्क ने अपने यूनिफिकेशन के बाद इस चीज को रियलाइज किया कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के लिए जो सबसे बड़ी थ्रेट है ना, दैट इज सोशलिज्म। तो बिस्मार्क ने तमाम सोशलिस्ट पार्टीज को
जो सोशलिस्ट पार्टीज एग्जिस्ट कर रही थी या जो सोशलिस्ट एलिमेंट थे, और जब इलेक्शन हुए थे तो 1.2 मिलियन वोट भी उनको मिल गया था। तो बिस्मार्क ने उनको बैन कर दिया सोशलिस्ट पार्टी को जिसको वोट मिला, और बिस्मार्क ने मेक श्योर किया कि जो मार्क्स के आइडियाज हैं कम्युनिज्म के वो प्रोपेगेट ना करें इन यूरोप और खास तौर पे इन जर्मनी। ठीक है। सो ये एक बिस्मार्क की एक और इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिसी थी। फिर बिस्मार्क ने इंश्योर किया स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को इंप्रूव करने की एक ट्राई कर रहा है कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होगी तो अल्टीमेटली आपका कंट्री भी स्ट्रांग होगा। फिर अगेन आपकी प्रशिया की जो आर्मी थी वो अगेन उस मॉडल के ऊपर हमने इसको डिस्कस किया था, हमने कोटेशन भी ऐड की थी कि प्रशिया इज नॉट अ कंट्री विद एन आर्मी बट एन आर्मी विद अ कंट्री। तो जो प्रशियन मॉडल था जिसमें स्ट्रॉन्ग आर्मी हो तो आप दूसरे कंट्रीज को डिफीट कर सकते हो, आप वॉर्स लड़ सकते हो। बिस्मार्क ने सेम मॉडल को जर्मनी के ऊपर भी इंप्लीमेंट किया, और बिस्मार्क ने इंश्योर किया कि जर्मनी की स्ट्रॉन्ग आर्मी हो। और ये हमें जाके वर्ल्ड वॉर वन में नजर आया कि स्ट्रॉन्ग आर्मी होने की वजह से ही आपकी जर्मनी वर्ल्ड वॉर वन में इतनी ब्लेटेंटली एंटर होती है, जो कि वर्ल्ड वॉर वन का फिर कॉज भी बनती है। ठीक है। और वर्ल्ड वॉर वन की कॉजेज में भी आपकी जो मिलिट्रिज्म है, जो कि आर्मी सारे कंट्रीज अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, वो भी एक बड़ी कॉज बनती है कि हर कंट्री ने अपनी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी कि फिर जब इतनी आर्मी आपने बिठाई होगी तो फिर उस आर्मी ने जंग तो लड़नी है। तो ये जो रीजन थी, ये अगेन उसकी पॉलिसीज है। जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम वर्ल्ड वॉर वन का डिस्कस करेंगे तो इन पॉलिसीज के हम फ्लॉज भी डिस्कस करेंगे। फिर उसने एट होम लास्ट जो काम किया दैट वाज एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1871 में। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में उसने अपनी जर्मनी को एक फेडरल स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। ठीक है। फेडरल स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया, बाय कैमरल स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया। बाय कैमरल में उसने रीचस्टैग और बुंदेसरैट ये दो हाउसेस बनाए। रीचस्टैग आपका वहां का जर्मनी का लोअर हाउस है, बुंदेसरैट आपका अपर हाउस है। ठीक है। रीचस्टैग जो था वो इलेक्टेड बाय पीपल था, लेकिन इसके पास पावर्स लिमिटेड थी। ठीक है। बिस्मार्क खुद रीचस्टैग में था, चांसलर था। चांसलर होने के बावजूद बिस्मार्क रीचस्टैग को रिस्पॉन्सिबल नहीं था। ठीक है। वॉज अकाउंटेबल टू किंग, आपका जो फ्रेडरिक विलियम वन था। ये फ्रेडरिक विलियम वन किंग रहता है 1888 तक। ठीक है। तो बिस्मार्क एज अ चांसलर ऑफ जर्मनी वाज आंसरेबल टू फ्रेडरिक विलियम वन, नॉट रीचस्टैग, आपके लोअर हाउस को आंसरेबल नहीं था। ठीक है। तो बिस्मार्क ने एज द चांसलर ऑफ जर्मनी ये कुछ डोमेस्टिक पॉलिसीज पे काम किया। देन कम्स जी बिस्मार्क की जो मेन पॉलिसी है, दैट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क। और ये फॉरेन पॉलिसी को आज के दिन तक क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसने जर्मनी को तो स्ट्रेंथन किया, वाज गुड फॉर जर्मनी एज अ होल, बट ओवरऑल व्हेन लुक्ड विद द बेनिफिट ऑफ डाउट या बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट, तो आपको नजर आता है कि बिस्मार्क की पॉलिसीज ने कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर वन का एक रास्ता ओपन किया। क्योंकि जब बिस्मार्क ने अलायंसेस बनाए तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज ने काउंटर अलायंसेस बनाए। ठीक है। तो ये जो सारा अलायंस सिस्टम था, जो मिलिट्रिज्म था, ठीक है, फिर बिस्मार्क का जो लेटर ऑन जाके इंपीरियलिज्म भी था, फॉर अगेन जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो आपको रॉ रॉ मटेरियल चाहिए। तो ये जो सारी बिस्मार्क की पॉलिसीज थी, फॉरेन पॉलिसी, इट अल्टीमेटली पेव्ड द वे फॉर वर्ल्ड वॉर वन लेटर ऑन जाके। ठीक है। बट व्हेन इट इज अबाउट द पॉलिसीज ऑफ बिस्मार्क, तो आप इसके अंदर एंड पे क्रिटिकल एनालिसिस में आप जरूर लिख दें, बट आपने पॉलिसीज को एज इट इज बताना है। ठीक है। और एंड पे आप क्रिटिकल एनालिसिस में जाके बिल्कुल डिस्कशन करें कि आपकी क्या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी बिस्मार्क की पॉलिसीज में। ठीक है। सो अगर हम वन बाय वन बिस्मार्क की फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करें, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ बिस्मार्क इज आइसोलेशन ऑफ फ्रांस, कि हमने फ्रांस को कंप्लीटली आइसोलेट कर देना है। और इसकी एक लाइन भी है कि आई विल ब्रिंग डाउन फ्रांस टू इट्स नीज, कि मैं फ्रांस को अपनी नीज पे ले आऊंगा, कि इतना ज्यादा मैं उसको आइसोलेट कर दूंगा कि फ्रांस कुछ करने के काबिल ही न रहे। और वो हमने देखा इन बैटल ऑफ सिडान भी, कि बिस्मार्क ने जब फ्रांस को डिफीट किया तो अपनी यूनिफिकेशन जाके वर्साय में, ठीक है, वो उनका जो पैलेस है पेरिस में, उधर यूनिफिकेशन डिक्लेयर की, और वो वर्साय के अंदर अपने घोड़े भी ले गया। तो दिस वाज क्लियर ह्यूमिलिएशन ऑफ फ्रांस, और वो फ्रांस को ह्यूमिलिएट कर रहा था। क्योंकि फ्रांस पीछे आगे पीछे पिछले 200 साल में फ्रांस और रशिया की 6 जंगें हो चुकी थी। तो अल्टीमेटली ये दो कंट्रीज की जो आपस में टसल थी, इट वाज लॉन्ग स्टैंडिंग टसल बिटवीन द टू कंट्रीज इन यूरोप। तो बिस्मार्क ने वो रिवेंज लिया, और इसका हमें काउंटर रिवेंज वर्ल्ड वॉर वन के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई में नजर आता है। ठीक है। जो आपकी ट्रीटी ऑफ साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई वर्ल्ड वॉर वन के बाद फ्रांस ने वो रिवेंज लिया जर्मनी से आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। तो बिस्मार्क क्या कर रहा था, बिस्मार्क ह्यूमिलिएट कर रहा था फ्रांस को
और आइसोलेट करना चाह रहा था फ्रांस को। और हमने इसकी एक और फॉर्म देखी जो ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट 1871 में साइन हुई। उसमें बिस्मार्क ने फ्रांस के ऊपर 20 करोड़ फ्रैंक्स की इंडेमनिटी लगाई कि जो ये वॉर में मेरे लॉसेस हुए हैं ये आप पे करोगे। और इसका भी हमने काउंटर बदला देखा फ्रॉम फ्रांस ट्रीटी ऑफ वर्साई में, जब फ्रांस ने जर्मनी के ऊपर 6600 मिलियन की मार्क्स, ये इनकी करेंसी है, मार्क्स की रेपरेशंस लगाई। ठीक है, फ्रांस ने भी अपने पूरे रिवेंज लिया। बट यहाँ पे आप इन इन पॉलिसीज को लेटर ऑन जाके क्रिटिकल एनालिसिस में डिस्कस कर सकते हैं। बट ये आपको नजर आ रहा है कि बिस्मार्क क्या कर रहा है। बिस्मार्क कंप्लीटली फ्रांस को आइसोलेट करना चाह रहा है, फ्रांस को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है इकोनॉमिकली, उसकी रिस्पेक्ट को, उसको ह्यूमिलिएट कर रहा है। और उसने फिर इसके बाद उसको आइसोलेट करने के लिए वन बाय वन उसके तमाम एलाइज को अपने साथ, उनके साथ एग्रीमेंट साइन करना शुरू कर दिया। उसने उसने डिसाइड किया कि वो फ्रांस को आइसोलेट करने के लिए तमाम के तमाम यूरोपियन एलाइज को क्या करेगा, उनके साथ अलायंसेस करेगा। वो चाहे ऑस्ट्रिया हंगरी हो, वो चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, वो चाहे रशिया हो, या वो चाहे इटली हो। इन चारों कंट्रीज के साथ वो वन बाय वन अलायंसेस साइन करेगा, एग्रीमेंट साइन करेगा, और अल्टीमेटली फ्रांस को आइसोलेट कर देगा, जो कि जिसमें वो सक्सेसफुली कामयाब हो भी जाता है। ठीक है। सो इसकी जो ये आइसोलेशन थी, इसके आइसोलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज अलायंस सिस्टम। और अलायंस सिस्टम ऑफ बिस्मार्क को कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है। तो अलायंस सिस्टम में वो क्या करता है, सबसे पहले वो 1873 में एक थ्री एम्परर्स लीग बनाता है, थ्री एम्परर्स लीग, लीग ऑफ थ्री एम्परर्स, जिसमें आपके पास जर्मनी होता है, जिसमें आपके पास रशिया होता है, जिसमें आपके पास ऑस्ट्रिया होता है। ठीक है। इस लीग को बनाने का मकसद क्या है कि वो कोशिश कर रहा है कि फ्रांस के जो भी अलाइज हैं वो बिस्मार्क के साथ, जर्मनी के साथ अलाइन हो जाए। ठीक है। इसमें आपको ये दिख रहा है 3 कंट्रीज होते हैं, मेंटेन एग्जिस्टिंग टेरिटोरियल एग्रीमेंट, ये डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे की टेरिटोरियल एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट करेंगे। और मसला क्या आता है कि ये अलायंस सिस्टम जो है बिस्मार्क का, ये फेल हो जाता है। ये फेल क्यों हो जाता है, इसकी आपको रीजन आगे जाके, इनफैक्ट आपने पिछले लेक्चर में उसमें बाल्कन ईस्टर्न क्वेश्चन में पढ़ी है कि रशिया और ऑस्ट्रिया का कॉन्टिन्यूस टसल चल रहा है ओवर बाल्कन। तो अब एक अलायंस, एक लीग ऐसी जिसको बिस्मार्क ने बनाई है, जिसमें रशिया और ऑस्ट्रिया दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन उन दोनों के आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो वो अल्टीमेटली लीग फेल हो जाती है, और इसकी फेलियर होती है 1878 की बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बाद, जब 1878 में ईस्टर्न क्वेश्चन की एक प्रोग्रेस होती है, और ये जो बाल्कन स्टेट्स हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसके बाद एक वो मिसट्रस्ट डेवलप होता है, और ये लीग फेल हो जाती है, 1873 से 78 तक चलती है। जब ये लीग फेल होती है तो 1879 में बिस्मार्क एक और लीग बनाता है, दैट इज डुअल अलायंस। दो, अब बिस्मार्क डुअल अलायंस बनाता है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया से मुराद है ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है। अब ये बिस्मार्क ने अलायंस बनाया, लेकिन बिस्मार्क को रियलाइज हुआ कि यार अल्टीमेटली रशिया को भी अपने साथ अलाइन करना है। तो बिस्मार्क 1881 में दोबारा एक और अटेम्प्ट करता है फॉर सेकंड लीग ऑफ थ्री एम्परर्स। फर्स्ट 1873 में बनी, और हमने देख लिया कि वो 1878 के बाद, बर्लिन की कॉन्फ्रेंस के बाद वो जाके फेल हो जाती है। लेकिन बिस्मार्क 1881 में एक और ट्राई करता है, एक और एफर्ट करता है, सेकंड थ्री एम्परर लीग बनाता है, लेकिन अगेन वो लीग फिर फेल हो जाती है, एक अगेन ओवर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बाल्कन। ऑस्ट्रिया रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दैट इज प्रोलॉन्गिंग, दैट इज स्टिल देयर। तो जब तक वो इशू रिजॉल्व नहीं होगा, ऑस्ट्रिया और रशिया आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते रहेंगे। ठीक हो गया। तो आपकी जो बिस्मार्क ने दूसरी लीग बनाई 1881 में, सेकंड थ्री एम्परर्स लीग, वो भी फेल हो जाती है, और उसकी फेलियर की अगेन रीजन बनती है बाल्कन रीजन। ठीक है। ये येट राइवलरी ऑफ बाल्कन्स बिटवीन रशिया एंड ऑस्ट्रिया रिमेन्ड। और वो आपको ये यहाँ से मैप से नजर आ रहा है कि आपकी ये जर्मन एम्पायर है ये रशियन एम्पायर है, और ये आपकी ऑस्ट्रिया हंगरी की एम्पायर है। तो ये बेसिकली आपका एक लीग बनती है, ये एक आपकी अलायंस बनती है, जो कि दूसरी दफा फेल हो जाती है। अब जब दो दफा ये आपकी अलायंस फेल हो जाती है ना, तो फिर बिस्मार्क रियलाइज कर लेता है कि यार ये वाली जो अलायंस है ना, ये काम नहीं करनी। फिर वो अपनी पिछली अलायंस, जो डुअल अलायंस उसने 1879 में बनाई है, जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया, वो उसकी तरफ देखता है। और वो उसको एक्सपैंड करने के लिए 1882 में क्या करता है कि उस लीग को, उस डुअल अलायंस को एक्सपैंड करता है 3 कंट्रीज में, जर्मनी, ऑस्ट्रिया स्टिल देयर, और इटली को भी ऐड कर लेता है। अब यहां से आपको मैप पे नजर आ रहा है कि यहां से ये 3 कंट्रीज, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली, ये सेंट्रल पावर्स हैं। ठीक है। इसी वजह से इसको सेंट्रल पावर भी कहा जाता है, और ये आपका ट्रिपल अलायंस बनता है, ट्रिपल अलायंस, इसका सेंट्रल पावर भी नाम है।
तो आपने नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ट्रिपल अलायंस है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का, जो कि 1882 में बनता है। और बिस्मार्क यहाँ पे आधी यूरोप को बीच में अपने साथ अलाइन कर लेता है। रशिया के साथ वो एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं कि रशिया को वो सपोर्ट करेगा डिफरेंट चीजों में, और रशिया बिस्मार्क या जर्मनी के अगेंस्ट फ्रांस को सपोर्ट नहीं करेगा। यहां तक अलायंस साइन हुआ हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ एक कंट्री रह गया। देखिए उसने जर्मनी जर्मनी से स्टार्ट हो रहा है, ऑस्ट्रिया के साथ उसने साइन कर लिया एग्रीमेंट, और इटली के साथ उसने साइन कर लिया, रशिया के साथ उसने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। अब पीछे बड़ा कौन सा एक कंट्री रह गया, दैट इज ग्रेट ब्रिटेन। अब उसको सिर्फ कंसर्न है ग्रेट ब्रिटेन का, कि अगर ग्रेट ब्रिटेन को वो सेपरेट कर लेता है तो फ्रांस पूरे के पूरे यूरोप में आइसोलेट हो जाएगा। लिहाजा वो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करता है कि वो जाके अपीज करता है ग्रेट ब्रिटेन को, ठीक है। और वो बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर करने की कोशिश करता है, अवॉइडेड कॉन्फ्लिक्ट विद मेजर यूरोपियन पावर, मेनली ग्रेट ब्रिटेन के साथ। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन को जाके वो कहता है कि भाई मैं ना अपनी नेवी को एक्सपेंड करूंगा, ये यहाँ देखें एग्रीमेंट ऑफ नो नेवल डेवलपमेंट, वो कहता है मैं ना नेवी को एक्सपेंड करूंगा, इसके बदले नेवी, अगेन नेवी में नेवल पावर में ब्रिटेन, आपने नेपोलियन जब पढ़ा आपने तब भी पढ़ा कि नेपोलियन आपका जीबी को क्यों नहीं डिफीट कर पाया, क्योंकि नेपोलियन जीबी की नेवी को डिफीट नहीं कर पाया था। ठीक है, जिसके ऊपर उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम भी स्टार्ट किया था। और वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्यों था, क्योंकि वो उसकी नेवी को डिफीट नहीं कर पा रहा था। तो बिस्मार्क ने ये एक एक्शन लिया कि जी मैं आपकी नेवी को चैलेंज नहीं करूंगा, इसके बदले आप न्यूट्रल रहेंगे इन एनी कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट फ्रांस। ठीक हो गया। और मिलिट्री उसने जरूर बोला, उसने बोला मैं मिलिट्री अपनी जरूर डेवलप करूंगा। ठीक है, अगेन मिलिट्रिज्म वाला एलिमेंट बिस्मार्क ने इंश्योर किया, क्योंकि वो जानता था कि स्ट्रॉन्ग आर्मी अपने डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है, और जर्मनी की यूनिफिकेशन की सस्टेनेबिलिटी के लिए स्ट्रॉन्ग आर्मी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बिस्मार्क ने मिलिट्री डेवलपमेंट की। लेकिन उसने नेवी में जाके ब्रिटेन को इंश्योर करा दिया कि मैं अपनी नेवी डेवलप नहीं कर रहा, आपने बस न्यूट्रल रहना है इन एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक हो गया, और वो न्यूट्रलिटी उसने इंश्योर करा ली। फिर उसकी एक और फॉरेन पॉलिसी में आप जाके देखेंगे, उसने जो मैंने आपको बताया कि जर्मन एक्सपेंशन ऑन मेनलैंड यूरोप, ये उसके 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 एजेंडा के अंदर था। उसने अगेन जब बोला था कि हम इंडस्ट्रियलाइज करेंगे, तो इंडस्ट्रियलाइज जब वो करने का कह रहे थे, इट मीन उसको रॉ मटेरियल की तो जरूरत है। ठीक है, और जब रॉ मटेरियल की जरूरत है तो वो अपनी अपनी एक्सपेंशन करेगा विद इन द मेनलैंड यूरोप अपनी, जैसे वो ये अलायंसेस बना रहा है जिसमें वो दूसरे कंट्रीज पे जाके अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश कर रहा है, तो वो अपनी एक्सपेंशन मेनलैंड यूरोप पे कर रहा है। और लेटर ऑन जाके ये एक्सपेंशनिज्म आपकी कलोनियलिज्म पे भी, इंपीरियलिज्म में भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और आपको पास 1880 से आगे स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका शुरू होता है, जिसमें ये सारी मेजर यूरोपियन कंट्रीज, वो चाहे जर्मनी हो, वो चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, वो चाहे फ्रांस हो, ये तमाम कंट्रीज अफ्रीका के अंदर जाके अपनी मैक्सिमम टेरिटरीज का कंट्रोल लेने की कोशिश करते हैं। अफ्रीका के अंदर क्यों, एशिया के अंदर क्यों, क्योंकि ये वो एरियाज हैं जहां पे रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में अवेलेबल है। और ये वो टाइम है जब ये सारी यूरोपियन कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज कर रही हैं। तो इंडस्ट्रियलाइज कर रही हैं तो उन्हें रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल के लिए ये तमाम जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, ये जाके इंपीरियल पावर्स बन रही हैं, ये अपनी जाके कॉलोनाइजेशन कर रही हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आपकी यहाँ पे ये जो इंपीरियलिज्म हो रही है, इसको भी आप एक कॉज कह सकते हैं वर्ल्ड वॉर वन का, कि आपकी वर्ल्ड वॉर वन की कॉज बनती है। मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरे वर्ल्ड वॉर वन को एज इट इज डिस्कस करेंगे, बट जस्ट टू गिव यू हिंट कि किस तरह चीजें कनेक्टेड है। ये जो भी सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये वर्ल्ड वॉर वन के क्वेश्चन में आएंगी। ठीक है, इन अ डिफरेंट वे। फिर आपके पास ये, अब यहाँ पे आपको समझ आ रही है कि बिस्मार्क की पॉलिसी प्रॉपरली वर्क कर रही है। यहाँ पे आप एक चीज अंडरस्टैंड करें कि 1888 तक जो आपका रूलर है ना जर्मनी का, दैट इज काइजर विलियम विलम वन, विलियम कह ले विलियम वन। ठीक है, KW1 आपका रूलर है। 1888 तक ये रूलर रहता है, और इसकी और बिस्मार्क की कंप्लीट अलाइनमेंट थी। ठीक है, आपके साथ जो कोटेशन शेयर है उस पर जाकर आप पढ़ेंगे तो इसकी बिस्मार्क की जो आधी से ज्यादा तारीफें हैं वो काइजर विलियम वन ही से मिलती हैं। ठीक है, बिस्मार्क और KW1 आपस में बिल्कुल अलाइंड थे, लेकिन होता ये 1888 में KW1 की डेथ हो जाती है। ठीक है, और जब KW1 की डेथ होती है, उसके बाद आपका 100 दिन के लिए एक और फ्रेडरिक बनता है रूलर, और फिर काइजर विलियम टू बन जाता है किंग ऑफ जर्मनी या मोनार्क या आपका रूलर ऑफ जर्मनी। अब जब काइजर विलियम टू पावर में आता है ना, ये कंप्लीट चेंज करता है पॉलिसीज। जर्मनी ने बोला था ब्रिटेन को कि मैं नेवी एक्सपेंड नहीं करूंगा, इसने उसका रिवर्स किया। जर्मनी ने ब्रिटेन को बोला था कि मैं आप अपनी इंपीरियलिज्म नहीं करूंगा, काइजर विलियम टू इंपीरियलिज्म की भी एक्सट्रीम फॉर्म में जाता है। जर्मनी ने ब्रिटेन को बोला था कि मैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करूंगा, वो आपका मैटर है, आप जाने।
ठीक है, इसने उसको भी रिवर्स कर दिया। लिहाजा इसने बिस्मार्क की सारी पॉलिसीज को रिवर्स करना शुरू कर दिया काइजर विल्हम टू ने। जब ये पॉलिसीज रिवर्स हो रही थी तो बिस्मार्क ने इस ड्यूरेशन में रिजाइन कर दिया इन 1890। ऑब्वियसली जो मोनार्क था वो पावरफुल तो था उस टाइम, कॉन्स्टिट्यूशनल वो मोनार्की सॉर्ट ऑफ थी, लेकिन मोनार्क का रोल वाज देयर। ठीक है, तो काइजर विलियम टू ने जब पॉलिसीज रिवर्स की तो अल्टीमेटली बिस्मार्क ने रिजाइन कर दिया। और 1890 के बाद अब आगे जो कुछ भी होगा, दीज आर द पॉलिसीज ऑफ काइजर विलियम टू। ठीक हो गया। और इन पॉलिसीज का बिल्कुल आप बिल्कुल एनालिसिस लिख के आप वर्ल्ड वॉर वन में डिस्कस करेंगे कि किस तरह काइजर विलियम टू की पॉलिसीज ने वर्ल्ड वॉर वन में रोल किया। मैं भी आपको यहाँ पे एक दफा ओवरव्यू देता हूँ। तो उसने सबसे पहले बोला जी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स का आइडिया दिया। वर्ल्ड इसका मतलब है वर्ल्ड, ये जर्मन वर्ल्ड है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स मतलब कि हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेंगे, जिसमें उसने 1896 के बॉयर वॉर जो साउथ अफ्रीका में हो रही थी अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, उसमें जाके इनको लोकल्स को सपोर्ट किया। फिर आपका 1905 का जो मोरक्कन क्राइसिस था उसमें जाके उसने इंटरफेयर किया। ठीक है, और फ्रांस के साथ इधर एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया। फिर उसने एक और पॉलिसी शिफ्ट किया कि हम पूरी दुनिया में एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, पूरी दुनिया में एक्सपेंशन करेंगे, वो चाहे अफ्रीका हो वो चाहे एशिया हो, हम इंपीरियलिज्म करेंगे और हम ग्रेट ब्रिटेन को चैलेंज करेंगे इन एवरी एस्पेक्ट। तो यहाँ पे उसने क्या किया, काइजर विलियम टू ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ डायरेक्टली पंगा ले लिया कि हम आपको चैलेंज करेंगे। फिर उसने अपनी नेवल एक्सपेंशन पे भी काम शुरू कर दिया। अगेन ये फिर वही चीज थी जो कि नेवी में आके ग्रेट ब्रिटेन कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता था। और जब उसने चैलेंज किया, और उसकी चैलेंज की फॉर्म ये देखें यहाँ पे, एक उसने बाल्टिक सी से नॉर्थ सी के दरमियान एक कनाल बनाई, कील कनाल। ये यहाँ पे कील कनाल बेसिकली कील रिवर के साथ निकल रही है। उसने कनाल बनाई टू कनेक्ट बाल्टिक सी और नॉर्थ सी। और ये बेसिकली क्या था, ये अगेन वो अपनी नेवी को स्ट्रेंथन कर रहा था, वो अपनी रिसोर्सेज को, अपनी मूवमेंट को थ्रू इन 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 दीज रीजन, इन दीज सीज अपनी मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। और बेसिकली वो ग्रेट ब्रिटेन को चैलेंज कर रहा था। और इसी ड्यूरेशन में क्या हुआ, जर्मनी ने ग्रेट ब्रिटेन को इन टर्म्स ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन सरपास कर लिया। बेसिकली ये आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर आपको दिख रहा है कि जर्मनी आप प्रॉपरली ग्रेट ब्रिटेन को चैलेंज करना शुरू हो गया। लिहाजा ग्रेट ब्रिटेन को जब चैलेंज करेगा तो एक काउंटर सिस्टम तो वहां से आएगा। और यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया था, बर्लिन से बगदाद रेलवे, रेलवे का उसने एक साइन किया था कि जी हम बर्लिन से बगदाद तक रेलवे बनाएंगे जो कि कनेक्ट करेगी आपकी एशिया को विद यूरोप। तो ये अगेन ग्रेट ब्रिटेन के लिए एक चैलेंज था। ठीक है, तो ये जो सारी आइडिया था, कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, मोर टेरिटरी, हम नेवी को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम एक्सपेंशन करेंगे, हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करेंगे, ये बेसिकली क्या होता है, ये डायरेक्टली चैलेंज करता है ग्रेट ब्रिटेन को। और जब ये चैलेंज करता है ग्रेट ब्रिटेन को 1890 के बाद, जब काइजर विल्हम टू की पॉलिसीज ग्रेट ब्रिटेन को पसंद नहीं आती, तो जाके आपके पास काउंटर अलायंसेस शुरू होती हैं। अब ये ध्यान रखना है, जब आपने बिस्मार्क की पॉलिसीज में बात करनी है तो बिस्मार्क की पॉलिसीज में काउंटर अलायंसेस नहीं आती, क्योंकि तब बिस्मार्क की पॉलिसीज अलाइंड होती हैं ग्रेट ब्रिटेन के साथ। लेकिन जब काइजर विल्हम टू आता है तो तब आपकी बिस्मार्क की पॉलिसीज अब खत्म हो गई हैं। अब काइजर विल्हम टू अपनी पॉलिसीज देता है जिसमें वो ग्रेट ब्रिटेन को डायरेक्टली चैलेंज करता है, और उस वजह से आपके पास काउंटर अलायंसेज आते हैं। काउंटर अलायंसेज अब अगेन ये सबसे बड़ी रीजन होती है आपकी वर्ल्ड वॉर वन की। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि काउंटर अलायंसेज में सबसे पहले फ्रांस और रशिया की अलायंस आती है 1894 में, एंग्लो फ्रेंच अलायंस आती है 1904 में, एंग्लो रशियन अलायंस आती है 1907 में, 1902 में एंग्लो जापानीज अलायंस आती है, ये मिसिंग है यहाँ पे, एंग्लो जापानीज अलायंस है 1902 में। तो ये अलायंसेस जो बिस्मार्क ने बनाई थी उसके काउंटर में आके अब काइजर विलियम टू की पॉलिसीज के बाद ये जो कंट्रीज हैं ये काउंटर अलायंसेस बनाते हैं, और ये ट्रिपल एंटार्ट बनता है 1907 में। ये जो आपको रेड कलर में कंट्रीज नजर आ रही है ट्रिपल एंटार्ट है, रशिया, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। ये तीन कंट्रीज ट्रिपल एंटार्ट बनाते हैं, और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, ये तीन कंट्रीज ये ट्रिपल अलायंस है। तो आपके पास 1907 में बेसिकली ये ट्रिपल अलायंस वर्सेस ट्रिपल एंटार्ट बन जाता है, जो कि बाद में जाके वर्ल्ड वॉर वन का कॉज बनता है। ठीक हो गया। तो दिस वाज टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने बिस्मार्क की तमाम पॉलिसीज, जिनको हमने दो फेजेस में डिवाइड किया। हमने 1862 से 1871 तक उसका फेज वन डिस्कस कर लिया स्लाइटली, जो कि हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में भी डिस्कस किया था कि किस तरह ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से वो उसने यूनिफाई किया जर्मनी को। फिर हमने फेज टू में डिस्कस किया 1871 से 1890।
तक की उसकी पॉलिसीज, और उन पॉलिसीज में हमने उसको दो तरह डिवाइड कर लिया, डोमेस्टिक पॉलिसीज और उसकी फॉरेन पॉलिसीज। ठीक है, डोमेस्टिक में हमने सारी बातें की कि उसने किस तरह इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, किस तरह सोशलिज्म को काउंटर किया, किस तरह अपनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की। और फिर हमने फॉरेन पॉलिसी में डिस्कस किया कि किस तरह उसने फ्रांस की आइसोलेशन की, और फ्रांस की आइसोलेशन के लिए किस तरह उसने बाकी सारे कंट्रीज के साथ अलायंसेस किए, किस तरह उसका अलायंस सिस्टम आया, किस तरह उसने थ्री एम्परर लीग बनाई, वन फिर दूसरी दफा बनाई, फिर ट्रिपल अलायंस बनाई, और किस तरह उसने इंपीरियलिज्म नेवल एक्सपेंशन को कंट्रोल किया, ग्रेट ब्रिटेन के साथ एग्रीमेंट किया। तो ये जो सारी पॉलिसीज हैं बिस्मार्क की, ये सारी की सारी पॉलिसीज एज इट इज क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। ठीक हो गया। और ये आपका जब क्वेश्चन होगा तो ये आपने याद रखना है, ये पार्ट 2 में जनरली क्वेश्चन आ जाता है। तो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक हो गया। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। ठीक है, नाउ द फ्लोर